इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अभी कुछ ट्रेंडिंग में था। आपने सुना होगा ना, या कोई भी रील देखी होगी जिसमें वो कहते हैं ऐसे हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं और उस पर लिखा है कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो तो सोना अपने आप सस्ता हो जाएगा। देखिए ना ये रील, या फिर पोस्ट ऐसी कोई पड़ा होगा, कहीं कोई पोस्ट ऐसा लिखा हुआ है ना। तो हम चूँकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें तो इस पर और सोचना होगा ना कि वो सिर्फ एक रील है, पर कितने लोगों ने लाइक किया उसको, कितने लोगों ने देखा। तो लोग को मतलब जो लाइक करे, मतलब लोगों की सोच ऐसी है। वो तो एक पोस्ट पे किसी ने डाल दी, पर जो लोग लाइक करे तो मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो तो सोने की कीमत जो है कम हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है ऐसा होगा? क्या होगा हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है सोना, गोल्ड। देखिए गोल्ड के बाहर और कॉइन्स भी बने हुए हैं। तो 1 साल तक खरीदना बंद कर दे तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी मान लेते हैं कि जिसने खाया कुछ तो सोचा ही होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने प्राइस लिया है, हमारा दूसरा बॉक्स है कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, और हमने उनको डिमांड लिया है। जो कस्टमर है वही तो डिमांड करेगा। और इनकम ग्रुप कि जो कस्टमर है जो डिमांड कर रहे हैं वो लोग किस इनकम ग्रुप के हैं, उनके पास कितनी अफोर्डेबिलिटी है कि वो उतने प्राइस पे खरीद सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया कि जब 1.5 लाख सोना हुआ, 1.5 लाख सोने का प्राइस है तो 10 लोग ही खरीद पाते है ना। और 1.5 लाख रुपए कौन अफोर्ड कर पाता होगा? जिसकी इनकम अबो 10 लाख हो या 10 लाख हो, 10 लाख तक हो। फिर प्राइस कम हुआ, जैसे उन्होंने कहा ना कि मांग कम कर दो तो प्राइस कम होगा, ठीक है। हम देखते हैं क्या होगा। तो 1 लाख हुआ सोना तो 100 लोगों ने खरीदना शुरू किया। इसमें कौन लोग हैं? जिनकी इनकम 5 लाख और उससे ऊपर है। 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 1 लाख का सोना तो खरीद सकते हैं। तो ऐसे खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। पहले 10 लोग थे, अब 100 लोग हो गए, बढ़ गई। तीसरा है, यहाँ पे तीसरा हमारी कीमत है 50,000 रुपये। 1 साल तक नहीं खरीदा तो प्राइस 1.5 लाख से बहुत ही कम होकर 50,000 हो गया, ठीक है। अब 50,000 पे क्या होगा? यहाँ तो हमने एक ले लिया है कि 10 लाख लोग खरीद सकेंगे और उनकी इनकम कितनी होगी? या तो 50,000 होगी या 50,000 से ऊपर होगी। 50,000 से ऊपर यानी उसमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक सभी इनकम ग्रुप आ गए। तो अब अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई लोगों की। 50, मान लीजिए 10 लाख इनकम जो है कम लोगों की रहती, लेकिन 50,000 इनकम तो काफ़ी लोगों की है ही। तो काफ़ी लोग जो है 50,000 के रुपये, 50,000 प्राइस हो गया तो खरीद लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया है कि पहले हमारी डिमांड थी डी, ठीक है। ये 1.5 लाख रुपए था, प्राइस हमारा पहले यहाँ पे था पी पर। अब क्या हुआ कि हमें खरीदना नहीं है, डिमांड अगर कम कर दी, ओके, डिमांड डी से घट करके हमारी आ गई D1 पे। ये हमारा डिमांड कर्व न्यू बन गया, D1, D1, ठीक। तो अब ये हमारी सप्लाई कर्व है और ये हमारा न्यू डिमांड कर्व। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हुआ तो हमारा प्राइस कम हो गया, ठीक है। ये हमने प्राइस कम हो गया। अब आप देखिए, जब पहले 10 लोग थे सुनार की दुकान पे, अब प्राइस बहुत कम हो गया, 50,000 रुपये हो गया, तो लोगों की संख्या बढ़ गई। तो सुनार की दुकान पे भी तो भीड़ बढ़ेगी ना, बढ़ेगी भीड़। अब भीड़ बढ़ गई, लोग बढ़ गए, इसका क्या मतलब है कि वापस से ये जो हमने प्राइस कम किया और ये जो हमने डिमांड कम की तो डिमांड वापस से फिर अपनी पुरानी जगह पहुंच जाएगी। समझ में आया कैसे? पहले क्या किया कि डिमांड हमारी डी थी, अब लोगों ने कहा रील में कि 1 साल तक मत खरीदो तो प्राइस कम हो जाएगा। हमने डिमांड कम कर दी है ना, डिमांड कम ही तो की हमने, 1 साल तक नहीं खरीदा तो मतलब डिमांड कम हो गई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी खरीदना बंद कर दें, पर कुछ लोगों ने खरीदना बंद किया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गए, ठीक है। लेकिन फिर से जब डिमांड बढ़ेगी अचानक से तो फिर से प्राइस जो है अपनी ओल्डर पोजीशन पे बढ़ के पहुंच जाएगा। हमारा डिमांड कर फिर से जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मान लीजिए पहले ई पॉइंट पे थे, फिर हम E1 पे आए, फिर वापस हम ई पर पहुंच गए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि सप्लाई कर्व जो हमारा है ना बहुत स्टीपर है, मतलब इसकी सोने की जो सप्लाई है वो प्राइस कम ज़्यादा होने से उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा।
ये बात है। हमने टेबल और डायग्राम तो देख ही लिया। इसके अलावा और क्या फैक्टर है जिनकी वजह से अगर हम खरीदना बंद कर दें, मतलब डिमांड कम कर दें, तो प्राइस कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने डिमांड कम कर दी तो प्राइस भी कम हो जाए। क्यों? बिकॉज फर्स्ट इसका रीज़न है गोल्ड रेयर मेटल है ना, मतलब कम या लिमिटेड क्वांटिटी है, उसकी लिमिटेड सप्लाई है, तो प्राइस बढ़ने या घटने से उसके प्रोडक्शन के कम और ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। तो जिस चीज़ के प्राइस कम होने से, ज़्यादा होने से हम उसके प्रोडक्शन अचानक से बढ़ा नहीं सकते, अचानक से घटा नहीं सकते। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम उसकी डिमांड कम कर देंगे तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेयर मेटल है। जैसे हमने कहा ना ये सोने का बिस्किट है ना, तो ये सोने का बिस्किट है, ये आटे का बिस्किट नहीं है कि कभी भी इसको प्राइस कम हुआ तो हमने उत्पादन कम कर दिया फैक्ट्री में, प्राइस बढ़ गया तो हमने बिस्किट बनाना और शुरू कर दिया। ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, ऐसा मेटल है। दूसरा इसका कारण है कि यस, प्रोडक्शन हम बढ़ा या घटा नहीं सकते अगर प्राइस कम या ज़्यादा हो तो। लाइक इन केस ऑफ अदर गुड्स, लाइक आटे का नहीं, ये सोने का बिस्किट है जैसे हमने बात की। दूसरा इसका कारण है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, वन लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑल गुड्स और मेटल्स। हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं कि वन लॉ क्या है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारी जो डिमांड है वो कम होगी, और जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझिए, एक तो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कि ये एक लॉ जो है कि प्राइस बढ़ने से या घटने से जो है डिमांड रिस्पेक्टिवली घटेगी या बढ़ेगी। तो ये जो एक लॉ है वो सभी चीज़ों पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने गोल्ड की बात की, सिल्वर की, डायमंड की, इन सभी चीज़ों पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ बताया ना कि गोल्ड रेयर मेटल है, और यदि हमने एक लॉ को सभी पर अप्लाई करने की कोशिश की तो इसका मतलब फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो जाएगा। जैसे कि क्लास में एक बच्चे के, मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें आपने किन्हीं 10 बच्चों का सैंपल लिया और देखा कि सबके 100 में से 90 नंबर है, तो आपने पूरी क्लास पे कह दिया कि क्लास में पूरे 100 के 100 बच्चों के तो 90 मार्क्स ही आए हैं इकोनॉमिक्स में। तो क्या ये सही होगा? क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसके 33 आए हो, जिसकी 50 आए हो, सबके किसी के 90 आए हो, किसी के 100 भी आए होंगे, किसी के 99 भी आए होंगे, है ना। तो मतलब हमने 10 बच्चों को देख के वो नियम जो है सब पे अप्लाई कर दिया क्लास में, तो वो गलत है ना। तो वैसे ही फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की एक लॉ जो दूसरी गुड्स पे लग रहा है, कमोडिटीज़ पे लग रहा है, उसको हम सब पे अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता। तीसरा इसका पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग है एंड लिक्विडिटी हाई। अब ड्यूरेबिलिटी क्या है? जैसे हमने यहाँ आटे के बिस्किट की बात की तो उसकी एक ड्यूरेबिलिटी होगी। जैसे हम मार्केट में कोई सब्जी लेने जाते, फ्रूट लेने जाते, तो उनका एक टाइम पीरियड होता है कि वो 1 हफ्ते चल जाए, है ना, 2 हफ्ते चल जाए, या कुछ और चीज़ होगी तो जिसको हम 1 साल तक स्टोर कर ले, 2 साल स्टोर कर ले, है ना। उसके बाद उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उनका टाइम स्पेन है कि वो कितने टाइम तक रह सकते हैं, चल सकते, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती, इसलिए उनमें प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। कि जैसे आपने देखा ना, जब सेलर को लगता है कि फ्रूट्स या सब्जियां खराब हो सकती है तो उससे अच्छा कि प्राइस कम कर दो तो लोग खरीद लेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन वो नियम सोने पे तो लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सोना अगर लोग नहीं खरीद रहे हैं तो जो शॉपकीपर है वो सोचे कि सोना खराब ना हो जाए मेरा, इसलिए चलो कम दाम पर ही बेचना शुरू कर देते, वो ऐसा तो नहीं सोचेगा। तो ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग है, ये कई वर्षों तक, कई सालों तक चल सकता है। एंड लिक्विडिटी इसमें हाई है कि मतलब सोने को जब चाहे जहाँ चाहे आप बेच दीजिए, उसके बदले में आपको रुपए मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ हेवन एसेट, मीन्स स्टोर वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि सोने को जो है हम एक सेफ एसेट की तरह देखते हैं। ये हमारे लिए कंजप्शन की गुड नहीं है, ये हमारे लिए एक एसेट की गुड, इसको ज़्यादा माना जाता है। और जब हम इसको एसेट मान रहे हैं तो इसका क्या है अर्थ कि ये, इसमें क्या शामिल है? इसमें स्टोर वैल्यू शामिल है। हमने कहा ना स्टोर वैल्यू शामिल है, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग है, तो ये है इसका एक। अब जैसे दूसरी कंजप्शन गुड्स होती है, उनमें क्या होता है
आप कोई फल फ्रूट खरीद के लाए, उसे संभाल के रख ले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने, है ना, 10 महीने तक, 1 साल तक, तो क्या ऐसा होगा कि आप जब मार्केट में फिर से उसको बेचने जाए तो वो उतने का ही बिकेगा? कुछ नहीं बिकेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं खरीदेगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी कोई स्टोर वैल्यू नहीं है, वो कोई एसेट नहीं है। लेकिन जो सोना है वो एक एसेट है। तो इन कारणों की वजह से जो हमने बात की कि सोना खरीदना बंद कर दो, डिमांड कम कर दो तो प्राइस कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अगर आप नहीं खरीदेंगे तो जो है सेलर अपने पास रखे रहेगा। इसके बाद में और एक पॉइंट जो छूट रहा था, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो, हाँ, ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन वाले पॉइंट में, कि हम स्नोबवुड के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, है ना। तो उसमें क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुछ लोग अपने आप को अमीर दिखाने के लिए उसे और खरीदते हैं, है ना। तो मतलब जो नियम कुछ लोगों पे लागू हो रहा है कि इसकी प्राइस बहुत हाई है, इसलिए जो है देश का एक हिस्सा जो है इसे खरीद नहीं पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए सोना जितना महंगा होते जाएगा, है ना, वो उसकी और डिमांड करते जाएंगे, अपने जो है अपने सोने का खरीदते जाएंगे। तो जिसे हम स्नोवुड या वेबलन इफेक्ट कहते हैं कि प्राइस बढ़ने पे उसकी जो है डिमांड भी बढ़ी। तो एक तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में ये हो गया कि एक लॉ हम सभी गुड्स पे या सभी कमोडिटीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या होगी कि ये यहाँ पे वेबलन गुड का एक्सेप्शन भी आ जाता है। तो इन कारणों की वजह से ये नहीं हो सकता कि प्राइस कम होने से उसकी जो है मतलब डिमांड कम होने से उसका प्राइस भी कम हो जाए। पहला पॉइंट तो यही है जो हमने बात की कि गरीब तो सोना खरीद ही नहीं पाएगा फिर, है ना। तो अभी क्या करें? अब आप हमें ये बात बताइए, क्या अच्छा लगता है ये कहना कि हम तो 33 पासिंग मार्क भी नहीं ला पा रहे? नहीं लगता है ना। अभी हम इस बात पे भी आएंगे कि गरीब में 33% पासिंग मार्क कहाँ से आ गए, जरूर आएंगे। जब क्लास में किसी बच्चे के 33% मार्क्स नहीं आ पाते, वो 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, तो क्या प्रिंसिपल और सारे टीचर मिलके ये कहते हैं कि चलो अब तो ऐसा नियम लाया जाए कि पासिंग मार्क का जो स्टैंडर्ड है वो 33% से कम करके 23% कर दे? तब तो बच्चा कितना 30 नंबर तो ले रहा है, तो 23% से तो वो हाईएस्ट अधिक ही होगा ना, 30%। तो क्या अभी स्कूल ऐसा करे कि 33% नहीं ला पा रहा बच्चा तो उसका बाद जो स्टैंडर्ड जो है पासिंग मार्क जो है वो कम कर दे, 23% पे कर दे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? हम बच्चे को देंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे, उनको रिकमेंड करेंगे, क्या बुक्स नोट्स रिकमेंड करेंगे, है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको समझाएंगे, उनको क्या नहीं समझ में आ रहा हम ये पूछेंगे। अब इसमें बात गरीब की कहाँ से आ रही है, ये देखिए कि गरीब तो सोना खरीद ही नहीं पाएगा। तो अब चूंकि गरीब सोना नहीं खरीद पाएगा तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या गरीब की कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है या सोने को सस्ते करने की ज़रूरत है? आप समझ में आया कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम गरीब को, जब हम बोल रहे हैं कि वेलफेयर करना, तो वेलफेयर किसका करना है? इन्हीं का तो करना है हमें, है ना। तो इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, इसका क्या मतलब है कि हमें इनको इनकम के संसाधन प्रोवाइड करना है, इनकी इनकम कैसे बढ़े वो देखना है ना। तो हमें, गरीब तो सोना खरीद ही नहीं पाएगा तो ये कोई अच्छी तो बात नहीं है, गरीब कोई अच्छा वर्ड तो है नहीं। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? उनकी इनकम बढ़ाने पे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने पे, वो कैपेबल हो जाए उस चीज़ के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं, है ना। दूसरा पॉइंट है कि अब हमने ये तो कह दिया कि ठीक है, गरीबी जो गरीब है उसका हमें स्टैंडर्ड बढ़ाना है, पर उसका स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा तो वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और क्या तब तक कि गरीब कुछ खरीदे ही ना, तो उसका भी सॉल्यूशन है। अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB, इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को रुपए दीजिए, आप रुपए दीजिए किसे? गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आपको क्या देती है? एक सर्टिफिकेट देती है, पेपर देती है, और उस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। अब ट्रेडेड फंड। अच्छा, एक बात हम और यहाँ क्लियर कर दें कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली मैडम है, इकोनॉमिक्स वाली मैडम है। ये गोल्ड बॉन्ड और ये जो हम ETF वगैरह की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमने जितना पढ़ा है, हम क्योंकि ये टॉपिक कवर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये आपको
बता रहे हैं। बाकी जो यदि ये करना चाहते, देखना चाहते हैं, तो वो अपने इस पर देखें और हम भी कोशिश करेंगे कि हम इस पर अगली वीडियो बना सकें। तो हम अपना टॉपिक करते हैं, ये बातें बतानी पर ज़रूरी थी ना। हाँ, तो जो है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें क्या है कि जैसे हमने बात की कि हर कोई तो उतना रुपए का सोना नहीं खरीद पाएगा, उसकी तो एक निश्चित कीमत है ना कि इतने रुपए में इतने ग्राम। लेकिन यहाँ आप जो है बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अपना सोना कितने भी रुपए से। हाँ, पर उसमें ये होगा कि आप जितने कम रुपए देंगे तो आपके ग्राम भी उसमें कम ऐड होंगे, और इसमें मेकिंग चार्जेस भी नहीं होगा आपको, ठीक है। और आप जब चाहे तब इसे सेल कर सकते हैं, जब चाहे, सेल वेन एवर यू वॉन्ट। तो आपने जो रुपए उसमें जमा किया है उसे आप ऑनलाइन ही किया है आपने, और ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं और आपको आपके रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एक सवाल आ सकता है कि यदि सभी लोग डिजिटल गोल्ड खरीदे तो क्या हमारे देश का सोना सुरक्षित रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ, हमारे देश का सोना जो है वो वॉल्ट्स में रिजर्व रहेगा, और इससे हमारे देश का जो है इकोनॉमिक स्टेटस है ना, वो भी जो दूसरे देशों के सामने है वो उभर के आएगा कि हमारे पास इतने गोल्ड रिजर्व्स हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ इसका पॉइंट है गोल्ड। गोल्ड जो है, जो खरीद रहा है वो टैक्स भी तो देता है ना, देते हैं कि नहीं? आपने भी खरीदा होगा तो दिया होगा। अब ये टैक्स जो दिया है वो कहाँ जा रहा है? वो वेलफेयर के लिए तो लग रहा है ना, किसी की भलाई, जो हम बोल रहे हैं कि हमें सोशल वेलफेयर करना है, तो उस काम में हम टैक्स से कलेक्ट किया हुआ रुपये लेते हैं। अब वो काम कौन सा हो? वेलफेयर मतलब क्या? स्कूल बनाना है, पेंशन्स देनी है ना, हॉस्पिटल्स बनाने हैं और राशन जो बांटना है। तो इस सब का खर्चा कहाँ से आ रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि सारा खर्चा गोल्ड से ही उठाया जा रहा है, पर गोल्ड का भी तो इसमें एक भाग है। तो ये कहना कि गोल्ड सिर्फ अमीरों की ही वस्तु है, गरीब को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसका जो है ये, इससे क्या हो रहा है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। जब हम वेलफेयर में इन सारी स्कीम्स को चला रहे हैं तो जो रुपए है वो जो है एक अमीर तबके से एक गरीब तबके में चीज़ों के रूप में जा रहे हैं। अब वो हॉस्पिटल गया, वहाँ उसने रुपए नहीं दिए, तो वो रुपए तो उनकी बचत हुई ना, उसकी जो इनकम है उसमें तो वो ऐड ऑन ही हुआ। यदि वो हॉस्पिटल का बिल खुद से चुकाते या राशन उसको नहीं मिलता, तो उनकी जो इनकम है उसमें से वो इसमें खर्च करते, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो अमीर से जो टैक्स लिया गया सोने खरीदने पर या किसी भी व्यक्ति से टैक्स लिया गया, उस रुपये को इसमें या और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें यूज़ किया गया, और इससे किसको फ़ायदा हुआ? है ना, सोसाइटी को फ़ायदा हुआ। तो गोल्ड, ये जो बिस्किट है बहुत अच्छी चीज़ है। इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि हमने जो आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया है, और ये हमारे लिए भी काफ़ी मतलब एक अलग सा टॉपिक था। हम भी जब देखे तो बस देख के रील स्वाइप कर दी, ऐसा नहीं किया। हमने सोचा कि हमें इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हमने अपनी एक कोशिश की, और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, या यदि आपको इसमें कुछ कमी लगती है, हमसे हो सकता है कुछ छूटा हो या हमसे कुछ गलती हुई हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।